मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में द्वितीय चरण में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी। और अगर मैं ये प्रश्न कहूँ कि क्या बिहार के द्वितीय चरण में जो सेकंड चरण में वहाँ पे चुनाव हुए 5 लोकसभा सीटों पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन, एनडीए गठबंधन अपना खाता खोल पाएगी कि नहीं खोल पाएगी, और एक एक सीट वाइज हम लोग पूरा विश्लेषण करेंगे और फिर उसके आधार पर मित्रों निष्कर्ष निकालेंगे क्या स्थितियां हैं। क्योंकि सबसे पहला अगर हम लोग देखें लोकसभा सीट जो बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र बिंदु में रहा, वह है पूर्णिया लोकसभा सीट। पूर्णिया लोकसभा सीट में 3 लोग जो है कि वहाँ पे प्रबल दावेदार के रूप में थे, जो वर्तमान में जदयू के सिटिंग सांसद हैं संतोष कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बीमा भारती, और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव। पप्पू यादव ने भरपूर कोशिश की थी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की, लेकिन उन्हें कांग्रेस, चूँकि वो पूर्णिया सीट कांग्रेस को आवंटित नहीं हुई और वह आरजेडी को आवंटित हुई, वैसे स्थिति में वो निर्दलीय उन्हें चुनाव के मैदान में आना पड़ा। लेकिन पप्पू यादव ने इसे कहीं न कहीं इसको भी सहानुभूति कार्ड के रूप में उन्होंने खेलने का प्रयास किया। पप्पू यादव पूर्णिया में पिछले एक लंबे समय से सुपर एक्टिव रूप में रहे थे वो, और इस कारण से पप्पू यादव का जो बेस वोटर्स हैं और जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी का बेस वोटर्स है वो काफ़ी हद तक कॉमन हो जा रहा है। मित्रों, अगर मैंने पहले भी पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर एक विस्तृत वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा भी था कि जो मुख्य मुकाबला है यहाँ पे, वो मुख्य मुकाबला जदयू प्रत्याशी जो सिटिंग सांसद हैं संतोष कुमार कुशवाहा जी और पप्पू यादव के बीच में है। राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर पे है, लेकिन चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने यहाँ पे बिल्कुल पूर्णिया में कैंपेन कर दिया। उन्होंने यहाँ पे उनकी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई और तेजस्वी यादव का एक बयान भी रहा। वो बयान ये था कि आप लोगों को अगर वोट करना है तो चुनाव जो है कि इसमें देश में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर की स्थिति है, या तो आप टीम इंडिया को वोट दीजिए या तो एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए। तो उसके इस बयान का ये भी आशा निकाला गया कि भले ही अगर आप हमसे असहमत हैं तो आप एनडीए के लोगों को यानी कि जदयू प्रत्याशी को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। वहाँ से जो ज़मीनी ग्राउंड की स्थिति आ रही है, क्योंकि पूर्णिया के अगर हम लोग जातीय समीकरण को देखें, वहाँ पे मुस्लिम मतदाता की संख्या जो है कि वो 7 लाख है, और मुस्लिम समूह काफ़ी मजबूती के साथ, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं ग्राउंड के, कहीं न कहीं वो मजबूती के साथ खड़े पप्पू यादव के साथ आए हुए दिखे। उसके बाद वहाँ पे यादव जनसंख्या करीबन 1.5 लाख है, पप्पू यादव भी हैं, तो वो वोट भी वो कितना खींच पाने में सक्षम हुए हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सा मामला है। अगर चुनाव के कैंपेन के पहले से देखें तो उन वोटों में वो अच्छा खासा सेंधमारी करते हुए नज़र आ रहे थे। पप्पू यादव अपर कास्ट के वोटों में भी सेंधमारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो वहाँ के जो अपर कास्ट के ब्राह्मण समूह हैं या दूसरे अन्य समूह हैं, राजपूत समूह हैं, उसके भीतर भी वो सेंधमारी पहले से करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि जो अपर कास्ट का जो युवा वर्ग है वो तो जदयू की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपर कास्ट का जो युवा वर्ग से जो ज़्यादा आगे, मान लीजिए 45, 55, 50, 60 वाले उम्र समूह के लोग हैं, वो पप्पू यादव के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। तो इन यहाँ पे पप्पू यादव आपको आगे जरूर दिख रहा है, लेकिन एक पैच है यहाँ पे मित्रों कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत की है और उनके प्रत्याशी बीमा भारती तीसरे नंबर पे, लेकिन अगर बीमा भारती यादव और मुस्लिम वोटों में और कुछ अन्य वोटों में कुछ सेंधमारी करने में सफल हुई तो फिर यहाँ से जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के जीतने की संभावना बनती है। कहते हैं ना कि जब 2 लड़ाई करते हैं तो किसी तीसरे के लिए रास्ता खुलता है, तो एक वो संभावना भी यहाँ पे बनते हुए प्रथम दृष्टया नज़र आ सकती है कि अगर सच में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेंधमारी अगर आरजेडी के प्रत्याशी यहाँ पे कर पाती है। तो यह है पूर्णिया लोकसभा सीट की स्थिति। चूँकि मामला यहाँ पे एक त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति रही, और उस त्रिकोणीय मुकाबले में मैं बार बार कह रहा हूँ कि पप्पू यादव वर्तमान में आगे दिख रहे हैं, लेकिन मामला वैसा 2-3 दिन पहले तक जिस तरह से पप्पू यादव को एक बड़े बढ़त की स्थिति में थी, पप्पू यादव एक बड़े बढ़त के स्थिति में थे, वो बड़ा बढ़त जो है कहीं न कहीं थोड़ा सा कम होता हुआ जरूर नज़र आ रहा है मित्रों। यहाँ पे दूसरी सीट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो वो है मित्रों किशनगंज लोकसभा सीट। चूँकि जो 5 लोकसभा सीट जहाँ पे ये चुनाव सेकंड चरण के संपन्न हुए हैं, इस 5 लोकसभा सीट में एक ही लोकसभा सीट ऐसा था जो कि टीम इंडिया के पास 2019 में भी आया था, और वो है किशनगंज का लोकसभा सीट।
2019 में अगर हम लोग नतीजों को देखें, 39 सीट्स एनडीए के पास और कांग्रेस के पास 1 सीट। कांग्रेस ही अपना खाता खोल पाई थी, राष्ट्रीय जनता दल और दूसरे अन्य दल खाता भी नहीं खोल पाए थे। और हम लोग जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव एक अलग ढंग से लड़े गए थे। किशनगंज लोकसभा में अभी भी मैंने इसको लेकर एक विस्तृत वीडियो बनाया है चुनाव से पहले, उसको आप लोग देखें। स्थितियां नहीं बदली हैं। वहाँ पे 3 प्रत्याशी मैदान में हैं किशनगंज में। कांग्रेस के जावेद आज़ाद जो कि सिटिंग सांसद हैं इस समय, जदयू से मास्टर मुजाहिद और एआईएमआईएम से अख्तरुल ईमान जो है वो एआईएमआईएम के जो ईमान साहब हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का देखिए मुकाबला जो है, यहाँ पे जदयू नंबर 3 पे है, मुकाबले में एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी के बीच में ये मुकाबला है। लेकिन मित्रों बिल्कुल 68% आबादी वाला मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, और यहाँ पे वोट जो पहले की स्थिति थी, वोट सीधे सीधे कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ गया है। कोई भी एआईएमआईएम के ऊपर जो विश्वास लोगों ने पहले किया था वो विश्वास उनका टूटा है कहीं, और लोगों को सीधे इस समय राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी है मित्रों, उसका सीधा लाभ भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और एक दिलचस्प मुकाबला मैं कह दूँ कि जो किशनगंज से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि यहाँ के जो हिंदू वोट है, बहुत सारे लोग आपको विश्लेषण में बताएंगे कि किशनगंज के हिंदू वोट जो है वो जदयू प्रत्याशी की तरफ गए। नहीं मित्रों, उसमें भी बड़ी संदमारी कांग्रेस ने की है, और यहाँ के हिंदू मतदाताओं को भी ये लग रहा था कि कहीं एआईएमआईएम ना जीत जाए। एआईएमआईएम को हराने के लिए हिंदू वोटरों ने भी कांग्रेस की तरफ का जो है कि रुख किया है। तो इसलिए यहाँ के जो चुनावी गणित और समीकरण हैं वो जैसे लोकसभा चुनाव से पहले थे, चुनाव के दिन भी वोटिंग पैटर्न बिल्कुल उसी रूप में रहा, और कांग्रेस का यह दुर्ग किला जो भी कह लें, ये एक तरह से सुरक्षित नज़र आ रहा है। हम लोग अब चर्चा करेंगे कटिहार लोकसभा सीट को लेकर। यहाँ पे जो मुकाबला है वो कांग्रेस के तारिक अनवर के बीच में और जदयू के जो सांसद हैं दुलाल चंद गोस्वामी उनके बीच में। देखिए, तारिक अनवर एक काफ़ी पुराने मंझे हुए नेता हैं। तारिक अनवर जो है कि जीते हैं 1980, 1984, 1996, 1998, 2014 इन लोकसभा सीटों में वो कटिहार से जीत चुके हैं, पुराने नेता हैं। और कांग्रेस के साथ, चूँकि कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है, और मैंने पहले भी बोला कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम लोग देखें तो काफ़ी मजबूती से इस लोकसभा चुनाव में उभर कर सामने में आई है। तेजस्वी यादव ने उनके लिए कई सारे यहाँ पे सभाएं भी की हैं। यहाँ पे मुस्लिम आबादी 41%, 41% मुस्लिम आबादी है, और मुस्लिम आबादी का सीधा वोट जो है कटिहार में वह कांग्रेस प्रत्याशी के पास जाते हुए नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर मित्रों बात करें, यहाँ पे यादव आबादी वो 11% है, वह वोट भी उनको काफ़ी अच्छे से मिला है। यहाँ के SC/ST की संख्या भी अच्छी खासी है, और पिछले लोकसभा चुनाव में SC/ST का वोट जो है, चूँकि नीतीश कुमार की एक लोकप्रियता की स्थिति थी उस समय, और शेड्यूल ट्राइब्स के वोट जो है वो नीतीश कुमार बड़े मजबूती के साथ ले गए थे। लेकिन इस समय संविधान के सुरक्षा का मामला राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा मामला बना हुआ है मित्रों, कि संविधान हमारा सुरक्षित है कि नहीं है। क्या 400 पार की सीटें, भारतीय जनता पार्टी इसलिए नारा लगा रही है कि वो संविधान में परिवर्तन करेंगे, हालांकि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर बयान भी दिया है, लेकिन जो ज़मीन तक बात पहुंची है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है, जब ग्राउंड पे बातचीत करते हैं हम लोग, तो उनको ये लगता है कि कहीं आखिरी लोकसभा चुनाव ना हो, तो संविधान बचाने वाले लोग जो है और SC/ST समूह के लोग इसमें काफ़ी सुपर एक्टिव हैं। हंसदेव का जंगल जो छत्तीसगढ़ में काटा जा रहा है, वो मुद्दा भी देश के अलग अलग हिस्सों में है, और विशेषकर जो आदिवासी समूह के लोग हैं उसको लेकर बेहद संवेदनशील है। तो ये ऐसे कुछ मामले हैं कि ये वोटर्स जो है कहीं न कहीं जो पहले जदयू के वोट थे वो भी कांग्रेस के खेमे में जा रहे हैं। बाकी जो बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मामले हैं, उन मामलों को भी वो यहाँ पे भी जो है कि कांग्रेस प्रत्याशी को लाभ पहुँचाता हुआ सीधे जो है कि नज़र आ रहा है। अगर मैं ये कह दूँ कि कटिहार सीट पे जो है कि जदयू को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, कोई अतिशयोक्ति की स्थिति नहीं होगी। यहाँ पे भी कांग्रेस बढ़त की स्थिति में है। जी हाँ मित्रों, कांग्रेस जहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 1 सीट जीत पाई थी, यहाँ पे इस बार कटिहार लोकसभा सीट भी कांग्रेस के खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, जब अभी हम लोगों ने चर्चा की कटिहार को और किशनगंज को लेके, ये यहाँ के मुस्लिम वोटों में एक पैटर्न भी दिखाई दिया कल जब चुनाव संपन्न हो रहे थे। चूँकि कल शुक्रवार का दिन था, जुम्मे के नमाज का दिन था, और जिसमें जुम्मे का नमाज चल रहा था, और जब
नमाज़ पढ़ने का समय हो रहा था, उसमें घर की महिलाएं वो वोट कर रही थी, यानी कि वोटिंग बूथ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन न लगे, वहाँ पे वैसी कोई स्थिति ना बने, तो बड़े सिस्टमेटिक वे में जो है कि मुस्लिम भाई बंधुओं ने जो है कि वोट डाले हैं। और ये वोटिंग पैटर्न किशनगंज में भी देखा गया है और कटिहार में भी देखा गया है। तो नमाज के समय में पुरुष वर्ग जो है कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे, महिलाएं जो है कि वोट डाल रही थी, फिर उसके बाद वो लोग भी आके लाइन में उन्होंने वोटिंग किया। और वोटिंग प्रतिशत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा रहा है। ये ट्रेंड अगर हम लोग कहें कि केवल बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश के में भी जहाँ पे चुनाव हो रहे थे, अन्य क्षेत्रों में भी वो वोटिंग प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा दिख भी रहा है। अब हम लोग चर्चा करें मित्रों चौथा लोकसभा सीट मित्रों, अब चूंकि 2 सीटें और वहाँ पे बची हुई हैं अभी हम लोग के चर्चा में, वो अंग प्रदेश की सीट आती है, उसमें भागलपुर और बांका का नाम सबसे उल्लेखनीय है। मैं आ रहा हूँ बांका लोकसभा सीट की तरफ। बांका में जो चुनाव है, चुनावी मुकाबला, वो 2 यादवों के बीच में वहाँ पे चुनावी मुकाबला है। वहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी के प्रत्याशी गिरधारी यादव, वो सिटिंग सांसद हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी जी की पार्टी है, जहाँ पे जिनको कि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में है, उनके तरफ से प्रत्याशी हैं जयप्रकाश नारायण। इसको लेकर भी मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है। और यहाँ पे 2019 में जो यादव वोटर्स जो कि गिरधारी यादव के तरफ चले गए थे, वो यादव वोटर्स इस तरफ सीधे जयप्रकाश यादव के साथ जुड़े हुए रहे। मुस्लिम वोट भी जयप्रकाश यादव के साथ मजबूती से रहे। आप लोगों को लगेगा कि भाई राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर में मुस्लिम और यादव शामिल हैं, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। यहाँ पे जो आश्चर्यजनक स्थिति है, फॉरवर्ड क्लास जो वहाँ पे अगर हम लोग माने, चूँकि जो बांका है ये एक यहाँ के जाति समीकरण में यादव और राजपूत बाहुल्य सीट के रूप में इसकी गिनती होती है। राजपूत समूह का वोट भी कहीं न कहीं वो उनका एक बड़ा हिस्सा या तो वोट देने के लिए नहीं गया है, या फिर वो वोट जो है कि कुछ मात्रा में ही जो है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी की तरफ जा पाया है। वो वोट काफ़ी बड़ी संख्या में आरजेडी के उम्मीदवार को जाते हुए दिखा है। दूसरी चीज़ की देखिए, दिग्विजय सिंह की भी ये महत्वपूर्ण सीट रही है। और पहले तो राजनीति में जो है कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में वो भी खड़ी हुई थी और मामला त्रिकोणीय बना था। और राजपूत वोट 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में वो आरजेडी को नहीं मिल पाया था। वो वोट जो है कि उनकी पत्नी जो पुतुल कुमारी थी दिवंगत दिग्विजय सिंह की, उनको वो वोट चले गए थे। लेकिन अब श्रेयसी सिंह को राजपूत समूह चाहता है कि वो अब विधायक हैं इस समय, लेकिन उनके लिए भी सांसद के रास्ते खुलें। और उनके लिए सांसद के रास्ते खुलने के लिए आवश्यक है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वहाँ से उसकी दावेदारी खत्म हो, और जनता दल यूनाइटेड की दावेदारी खत्म हो के भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी शुरू हो इस लोकसभा सीट पे। इसके लिए आवश्यक है कि गिरधारी यादव को ये चुनाव जो है कि इस बार हराया जाए। तो राजपूत समूह के लोग चाहते हैं कि आखिर कैसे वैकेंसी दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह के लिए कैसे वैकेंसी बनाई जाए। इसलिए जो राजपूत समूह का वोट है, वो वोट जनता दल यूनाइटेड को इस बार नहीं गया। और यहाँ का मुकाबला बांका लोकसभा सीट में जो मुकाबला है वो कहीं से भी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। गिरधारी यादव को लेके जो नाराजगी का आलम है, वो नाराजगी का आलम काफ़ी ज़्यादा है। और उनके कारण से नाराज जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत वोटर्स हैं उनमें भी नाराजगी है। तो यहाँ पे एक जवाहर झा का जो मामला था कि उनका नॉमिनेशन जिस तरह से रद्द कर दिया गया एन वक्त पे, और तो यहाँ पे लोगों में ये भी राजनीति एक परसेप्शन बना कि जवाहर झा काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे थे। और जिस तरह से सूरत में भी नॉमिनेशन जो है कि वो खारिज किया गया, उससे बाद अब लोगों के बीच में यह संदेश गया कि वो स्वाभाविक तौर पर जवाहर झा का नामांकन पत्र जो है कि वो खारिज नहीं हुआ, जानबूझ के किया गया था, जिससे कि जदयू के वोट जो है कि बट ना सकें। तो ब्राह्मण समुदाय की नाराज़गी को जवाहर झा के मामले से समझ सकते हैं। स्थितियाँ ऐसी हैं कि जदयू के तरफ से नाराज़गी का आलम, उनके तरफ वोटों की जो जमाबंदी की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। और कल चुनाव होने के बाद, चूँकि जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसकी पूरी पुष्टि कल चुनाव के बाद भी हो रही है, जयप्रकाश यादव काफ़ी सुरक्षित नज़र आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बांका लोकसभा सीट पे। इसलिए हम लोग इस सीट पर भी किसी किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है मित्रों। अब अगले लोकसभा सीट पे हम लोग चर्चा करेंगे भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर। 1989 में 1989 में जब भागलपुर में दंगे हुए थे, तब से कांग्रेस भागलपुर लोकसभा सीट से काफ़ी दूर रही और कोई मजबूत लड़ाई वो कभी नहीं लड़ पाई है। लेकिन 1989 के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस पहली बार बहुत ही मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे अगर पहले दो जो उम्मीदवार हैं जो जिसमें सीधे टक्कर की स्थिति है, सिल्क सिटी भागलपुर में जदयू के जो सांसद हैं अजय मंडल, वो सीधे सीधे जो है कि दावेदारी कर रहे हैं, जदयू के प्रत्याशी हैं वो। और यह सीट जो है कि कांग्रेस को आवंटित किया गया है। कांग्रेस ने अजीत शर्मा जो कि 3 बार भागलपुर शहर में विधायक रहे हैं, उन्हें टिकट दिया है। एक भागलपुर के अच्छे खासे एक बड़े व्यवसायी हैं, सवर्ण तबके से आते हैं, भूमिहार समुदाय से आते हैं, और भूमिहार समुदाय भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी परंपरागत वोट बैंक है। अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि कांग्रेस ने काफ़ी सोच समझ कर इस टिकट को बांटा है यहाँ पे, चूँकि देखिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस को यहाँ पे मुस्लिम वोट और यादव वोट मिलने में कोई कठिनाई की स्थिति नहीं है। और भागलपुर लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा संख्या किसी की है तो वो मुस्लिम समूह की है। मुस्लिम समूह जो है यहाँ पे 4.5 लाख के आबादी पे मुस्लिम समूह है। उसके बाद यादवों की आबादी यहाँ पे करीबन लगभग 3 लाख जो है कि यादव आबादी है, वो वोट इन्हें सीधे सीधे मिल रहे हैं। भूमिहार समुदाय की आबादी लगभग 2 लाख है। अब मामला इस जगह पे होता है कि अजीत शर्मा भूमिहार वोटों में संगवारी कर रहे हैं, ये तो गारंटी की बात है। वो संगवारी 50% तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या वो संगवारी 50% से ऊपर है, 70% है, 80% है? किस हद तक पर वो संगवारी उन्होंने की और उनको भारतीय जनता पार्टी से अपने तरफ वो मोड़ के लाए हैं, ये एक महत्वपूर्ण मामला बनता है। यहाँ पे ध्यान हम लोग ये रहे कि जो गोपाल मंडल जिस जाति समूह से आते हैं वो गंगोता समूह है। उस तरह मित्रों जो यहाँ के प्रत्याशी अजय मंडल हैं वो गंगोता समूह से आते हैं, तो उनकी आबादी भी 2 लाख है। वो आबादी का समर्थन उनके साथ है। बाकी चूँकि बीजेपी के साथ समर्थन है उनका। अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि जो गोपाल मंडल हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनको ले, तो मित्रों मैं कह रहा था कि जो प्रत्याशी यहाँ पे अजय मंडल है, अजय मंडल को लेके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफ़ी हाई है। यहाँ पे लोग उनसे नाराज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और माना यह जा रहा है कि वो चुनाव जीतने के बाद जनता के साथ जो उनका इंटरेक्शन होना चाहिए वो जनता के साथ उस तरह से वो उपलब्ध नहीं रहे। तो ये सब कई नाराज़गी के कारण हैं। और शुरुआत के समय में तो यहाँ पे उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ताकत लगा के यहाँ पे आखिरी समय में काफ़ी ताकत लगाई है और उनके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को न्यूट्रल बनाने की कोशिश की है। ये कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़रूर हुई हैं, इसमें कहीं दो राय वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो नाम कभी कभी मैं भूल बस अभी बार बार बोल जा रहा था, अजय मंडल के बदले में गोपाल मंडल भी एक विधायक हैं जदयू के। वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं अजय मंडल से। तो उन्होंने एक तरह से उनके जो तमाम बयान अगर हम लोग देखें तो गोपाल मंडल के वो बयान जो हैं वो अजय मंडल के विरोध में आते हैं, चूँकि वो खुद चाहते थे कि वो सांसद बने। तो एक तरफ से उनका सपोर्ट जो है कि उन्हें मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि पहले लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एन वक्त पे मोर्चा संभाला है, थोड़ा उस नुकसान को भी इन्होंने कम करने का प्रयास किया है। क्योंकि गोपाल मंडल की अपनी अपेक्षाएं, वो चाहते हैं कि अगर अजय मंडल हारेंगे तो फिर भविष्य में उनके चुनाव के लिए रास्ते बनेंगे। इन सब परिस्थितियों के बीच में जो भागलपुर से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कांग्रेस ने ये चुनाव काफ़ी मजबूती से लड़ी और इस चुनाव के मजबूती से लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अजीत शर्मा जी की तो रही ही है, लेकिन अजीत शर्मा की बेटी जो नेहा शर्मा है वो काफ़ी फेमस हीरोइन है और वो उन्होंने भी अपने पापा का काफ़ी जम के चुनाव प्रचार किया। और मैं कहूँ कि अगर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में नेहा शर्मा की भी बड़ी भूमिका रही। रोड शो तमाम जगह पे लोगों से मिलने में नेहा शर्मा की बड़ी भूमिका रही, इलेक्शन कैंपेन में, और उनको देखने सुनने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आए। तो कांग्रेस को लेकर एक माहौल, चूँकि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अजीत शर्मा की छवि जो है काफ़ी साफ और स्वच्छ छवि रही है। धूर से धूर विरोधी भी उनकी प्रशंसा ही करते हैं। भागलपुर के एक सम्मानित व्यक्ति में से हैं और उनको जो टिकट दिया गया है तो उनके पीछे जो है कि चूँकि भागलपुर को अगर हम लोग देखें तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनकी भी काफ़ी संख्या है, वो लोग उनके साथ एकजुट हो रहे हैं। अंततः मामला इसी जगह पे आता है मित्रों कि भागलपुर में वो भूमिहार वोटर्स को अगर अच्छा खासा संख्या में 50% से ऊपर स्तर पे वो तोड़ देंगे तो यह सीट कांग्रेस के लिए सुरक्षित हो जाएगी। अन्यथा कांटे के मुकाबले में अगर वो 50% तक ही वो सनमारी कर पाएंगे तो कांटे के मुकाबले में ये सीट जो है कि कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वो परिणाम किधर जाएगा वो 4 जून को ही पता चलेगा। तो ये एक यहाँ पे स्थितियाँ भागलपुर में बनी हुई हैं। अगर हम लोग ये चीज़ कहें 5 लोकसभा सीटों को लेके
3 लोकसभा सीटों को लेके कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है मित्रों, जो मैंने चर्चा की, चाहे वो किशनगंज लोकसभा सीट हो, कटिहार लोकसभा सीट, बांका लोकसभा सीट, ये तीनों लोकसभा सीटों पे किंतु परंतु में कोई स्थिति नहीं है। पूर्णिया में मामला अगर वो पप्पू यादव मजबूत स्थिति में है तो वो जीतेंगे, अन्यथा वोटों के बंटवारे की स्थिति में जदयू प्रत्याशी वहाँ से निकाल सकते हैं। और भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर बात करें तो अजीत शर्मा काफ़ी बढ़त बनाए हुए नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन अंततः मामला अटकता है यहाँ पे कि बिल्कुल एक कांटे के टक्कर की स्थिति बनी, और अगर भूमिहार वोटों में सही ढंग से 50% से अगर वो ऊपर की सेंधमारी नहीं कर सकते हैं तो फिर ये चुनाव किसी भी दिशा में जा सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी कांग्रेस के लिए भागलपुर लोकसभा सीट पे इतना मजबूती से लड़ना, कहीं न कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के रिवाइवल की दृष्टि से एक काफ़ी बड़ा कदम है 1989 के बाद। और प्रथम चरण में बढ़त बनाते हुए अगर कोई दिख रहा है यहाँ पे, तो टीम इंडिया सीधे सीधे प्रथम चरण में मजबूती से बढ़त बनाते हुए दिख रही है। 2 सीट पे जो मैंने कहा है कि कांग्रेस, और 1 सीट पे आरजेडी, बांका लोकसभा सीट पे कोई। तो मित्रों, एक तरह से सेकेंड चरण के चुनाव में बिल्कुल अब स्थितियां स्पष्ट हैं कि टीम इंडिया को सेकेंड चरण में एक अच्छी खासी बढ़त की स्थिति है यहाँ पे। और अगर ऐसी स्थितियां बन जाए इसमें कि भागलपुर सीट भी अगर कांग्रेस यहाँ पे हासिल कर लेती है और वहाँ पे पूर्णिया में भी मामला अगर जदयू का फंस जाए, तो वो स्थिति भी आ सकती है कि शायद भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों के लिए खाता खोलने की स्थिति ना हो। तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं होगी, लेकिन सेकेंड चरण में कम से कम 3 सीटों पे टीम इंडिया बिल्कुल स्पष्टता आगे है, इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। धन्यवाद मित्रों।